जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 13th पार्ट देखने वाले हैं। पार्लियामेंट का लास्ट पार्ट है। आप लोगों की दुआओं से अब हमारा पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कवर करूँगा, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट कवर करने के लिए, क्योंकि ये पीरियड में काफ़ी पीएससीज है, स्टेट पीएससीज जो है काफ़ी आ रही है। तो इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है कंट्री में। और यहाँ पर जो चैनल है वो भी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलना चाहिए। आपको जो चाहिए वो यहाँ पर आपके सामने पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट चैप्टर के लिए। तो इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है वो लूँगा। तो शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से कवर हो जाएगा 15 मिनट में। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ राज्यसभा देखने वाले हैं हम। राज्यसभा जब इक्वल होता है लोकसभा के, हमने देखी है पावर जो देखी है हमने अभी तक की, हमें ऐसा लगेगा कि जो राज्यसभा है उसके पास ज़्यादा पावर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि पावर जो है वो इक्वल है राज्यसभा और लोकसभा की। राज्यसभा अनइक्वल होती है लोकसभा, मतलब यहाँ पर लोकसभा जो है वो स्ट्रांग होती है। और थर्ड बात आता है जब राज्यसभा यहाँ पर स्ट्रांग होती है। ऐसा भी होता है, हाँ होता है। सिर्फ दो केसेस में ऐसा होता है, तो वो हम जल्द से जल्द देखेंगे। तो राज्यसभा इक्वल कब होती है लोकसभा के? तो यहाँ पर देखिए, जब ऑर्डिनरी बिल आता है, हमें पता है ऑर्डिनरी बिल जो है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। दोनों हाउसेस में वो पास होना चाहिए। दोनों हाउसेस में अगर पास नहीं होता है तो डेडलॉक जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। बिल जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हमने जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 10th चैप्टर, वो जब हमने देखा था तो उसमें देखा था अमेंडमेंट जब हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है बिल। उसके बाद दोनों हाउसेस में जो है वो सिंपल मेजोरिटी हो या स्पेशल मेजोरिटी हो या स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन, हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो इन सब में जो राज्यसभा है वो इक्वल होता है लोकसभा के। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब हमने जो फाइनेंस बिल देखा था तो फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 देखा था, बराबर है। तो फाइनेंस बिल 1 जो है वो मनी बिल प्लस ऑर्डिनरी बिल इस तरीके का था। लेकिन उसमें दो फंक्शन थे जो सिर्फ वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता था और राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फाइनेंस बिल 2 जो था वो पूरी तरीके से ऑर्डिनरी बिल जैसा था। दोनों हाउसेस जो है वहाँ पर डेडलॉक जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, बराबर है। डेडलॉक तो फर्स्ट इसमें भी हो सकती है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंस बिल 2 के सिलसिले में यहाँ पर इक्वल स्टेटस है राज्यसभा और लोकसभा का। उसके बाद आता है इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, दोनों हाउसेस में करना पड़ता है विद 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, बराबर है। ये ध्यान में रखिए, जब मैंने अमेंडमेंट पढ़ाया था उसमें पूरे कवर किया है मैंने प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है। नहीं तो स्पेशल मेजोरिटी में लगता है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तब जाके प्रेसिडेंट जो इम्पीच होते हैं। हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में भी पढ़ा था। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ 3 इमरजेंसीज, जो भी इमरजेंसीज है वो प्रोक्लेमेशन जब करते हैं उसमें भी दोनों हाउसेस से जो है पास होना चाहिए, बराबर है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में कौन सा लगता है, स्पेशल मेजोरिटी। एंड स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एनलार्जमेंट करना है उनका ज्यूरिसडिक्शन, तो भी यहाँ पे इक्वल स्टेटस रहेगा। उसके बाद अनइक्वल कब होता है, मनी बिल के टाइम पे। जब मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है उस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वो, बराबर है। दूसरा पार्ट क्या आता है कि वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, जो राज्यसभा है वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। अगर वो 14 डेज के अंदर अंदर वो पास नहीं करते हैं तो बिल अपने आप पास हो जाएगा, जो मनी बिल है वो, बराबर है। मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते, डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती, जॉइंट सिटिंग नहीं क्रिएट हो सकती, वो हमने देखा है पहले। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंस बिल 1 जो है वो भी यहाँ पर सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और वहाँ पर भी सिर्फ वहाँ पर डेडलॉक जॉइंट सिटिंग जो है उसका प्रावधान दिया हुआ है फाइनेंस बिल 1 में। अगर आपको याद होगा तो मैंने बॉक्स में दिया था, वो नीचे ऐसा बॉक्स किया हुआ था, उसमें था जॉइंट सिटिंग यहाँ पर हो सकती है। और पार्लियामेंट जो है अपना प्रेसिडेंट जो है उसकी पहले अप्रूवल लगता है फाइनेंस बिल 1 के लिए। दो सिचुएशन थी जहाँ पर वो अनइक्वल था, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस बिल जो है फाइनेंस बिल 1 उसमें अनइक्वल स्टेटस है लोकसभा और राज्यसभा का। देखिए ये रिवीजन ही हो रहा है हमारा, इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसका जॉइंट सेटिंग और स्पीकर, जॉइंट सेटिंग जब होती है तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले प्रिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर करते हैं। उसके बाद अगर वो अब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर करते हैं। अगर वो अब्सेंट है फिर जो हमारे राज्यसभा के हैं डिप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी दो हाउस के मेंबर नहीं है, इसलिए वो चेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर डिप्यूटी चेयरमैन आएंगे, डिप्यूटी चेयरमैन भी अब्सेंट है तो हाउस जो है जिसे बनाएगा वो आ जाएगा वहाँ पर। राज्यसभा जो है वो रिमूव नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पर नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ लोकसभा जो है वहाँ पास हो सकता है, वहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये भी एक सिचुएशन है। उसके बाद अब यहाँ पर
हमने देख लिया अनइक्वल स्टेटस कब है। अब स्पेशल स्टेटस मतलब यहाँ पर राज्यसभा पावरफुल कब है, तो यहाँ पर पावरफुल है, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन दी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी लॉज है वहाँ पर बना सकते हैं। हमने जब सेंटर स्टेट रिलेशन ये जब पढ़ा था हमने, उसमें हमने देखा था कि राज्यसभा जो है स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी चेंजेस लाने हो, उसमें अगर कोई भी लॉज बनाने हो, तो राज्यसभा जो है उसके पास यहाँ पर पावर, स्पेशल पावर आती है। उसके बाद अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अगर क्रिएट करना हो आर्टिकल 312 के तहत, तो यहाँ पर भी जो राज्यसभा है उसके पास स्पेशल पावर आती है जो लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, लॉज जो है वो लोकसभा भी यहाँ आएगा, पिक्चर में आएगा, लेकिन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, न्यू ऑल इंडिया सर्विस, तो राज्यसभा कर सकते हैं। और स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी लॉज बनाने हैं उसका भी जो एक इनिशिएशन है वो राज्यसभा कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल पावर आती है राज्यसभा के बाद। दो ही कंडीशन है, पूछ सकते हैं पेपर में, तो याद रखिएगा। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब क्या है, प्रिविलेज मतलब क्या है, कुछ स्पेशल स्टेटस, मतलब कुछ एक हाई फाई स्टेटस, वीआईपी स्टेटस टाइप का। तो यहाँ पर प्रावधान मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, स्पेशल राइट होते हैं, इम्यूनिटीज़ होता है, एग्जम्पशंस होते हैं, जो कि दोनों हाउसेस के जो मेंबर हैं वो एंजॉय करते हैं, देयर कमिटीज़ एंड देयर मेंबर्स जो भी एंजॉय करते हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, उनको कुछ ऐसी इम्यूनिटीज़ मिली हुई है, कुछ ऐसे राइट्स मिले हुए हैं, कुछ ऐसे एग्जम्पशंस मिले हुए हैं जो वो एंजॉय करते हैं क्योंकि वो एमपी है, बराबर है। और उसके बाद यहाँ पर अटॉर्नी जनरल और ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर ये भी इन्वॉल्व होते हैं। अटॉर्नी जनरल जब हमने चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि देखिए छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, हम सोचते हैं कि अटॉर्नी जनरल के बारे में तो हमको सब कुछ पता है, लेकिन एमपीएससी में पिछले बार एक क्वेश्चन आया था और बहुत कम स्टूडेंट्स थे जो वो अटेम्प्ट कर पाए थे। उनके सिर्फ जो अटॉर्नी जनरल है सिर्फ पावर्स दी गई थी, सेंटेंसेस में 4 पावर दी गई थी, और 1 and 2, 2 and 3 जो पूछते हैं उस तरीके का पूछा गया था। लेकिन वो भी बहुत कम लड़के जो है वो अटेम्प्ट कर पाए थे सही तरीके से। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे चैप्टर्स छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो प्ले करते हैं। अटॉर्नी जनरल अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, इसलिए अटॉर्नी जनरल जो है उस पर क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में भी, बाकी जो स्टेट पीएससी है उसमें भी आ सकता है। इसलिए आप अटॉर्नी जनरल जो चैप्टर है वो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने समझाया है उसमें। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है उनके बारे में भी हमने देखा था, और इंडिया यूनियन मिनिस्टर जो उनके बारे में देखा था। क्या एक था, क्या था कि वो किसी भी हाउस में सीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। दोनों हाउसेस में कर सकते हैं, बराबर है। प्रेसिडेंट जो है वो उनको ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो नहीं मिलती है। जबकि जब हमने देखा था कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ये तीनों पार्लियामेंट जो है, ये तीनों मिला के एक पार्लियामेंट बनती है। इंटीग्रल पार्ट है ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का, लेकिन फिर भी उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि एक तो मेंबर नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो उनको अपनी एक अलग, जैसे ये बोल रहे हैं कि मेरे खुद के प्रिविलेजेस जो है, उनके खुद के अपने प्रिविलेजेस उन्हें मिले होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें आती है प्रिविलेजेस में, कलेक्टिव प्रिविलेज आता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज आता है। अब कलेक्टिव में क्या रहेगा कि यहाँ पर देखिए वो प्रोसीडिंग्स में जो भी अगर यहाँ पर सीक्रेट सिटिंग होती है, गुप्त सिटिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो किसी को भी स्ट्रेंजर को मना कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आसपास नहीं भटक सकते हो, दूर रहो। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव प्रिविलेज हो गया कि यहाँ पर हम सब साथ में बैठे हुए हैं, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। उसके बाद एक कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट्स इन ओन प्रोसीजर, खुद के जो प्रोसीजर्स है वो बना सकते हैं। कंडक्ट इट्स ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसे मैटर हो तो वहाँ पर भी उन्हें कलेक्टिव प्रिविलेज जो मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर मोदी जी जो है साथ में अगर 2-4 लोगों को ले लेते हैं, जो 2-4 जो लोग जो मतलब मिलके जो भी काम कर रहे हैं, तो अगर उनको साथ में लेके यहाँ पर बैठते हैं और किसी को भी बाहर वाले को बोलते हैं मित्रों अब कोई नहीं आएगा, तो वहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। फिर अपने रूल्स यहाँ पर बना सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस हो गए। पनिश कर सकते हैं मेंबर को, आउटसाइडर, फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, अगर प्रिविलेजेस को ब्रीच करते हैं तो उसके बाद होता है कि इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, जो भी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, अरेस्ट की, डिटेंशन की, कन्विक्शन की, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ मेंबर। अगर कोई भी मेंबर यहाँ पर उनका पनिश होता है तो मोदी साहब उनको पूछ सकते हैं कि क्यों इसको पनिश कर रहे हो, क्यों इसको कन्विक्ट कर रहे हो, क्यों इसको जेल में डाल रहे हो। तो ये सब जो है कलेक्टिव प्रिविलेजेस हो गए। उसके बाद हम आते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस पे। इंडिविजुअल प्रिविलेज मतलब क्या है कि जो भी सेशन चलता है, अब सेशन जब शुरू हो रहा है तो ये यहाँ पर सेशन शुरू हो गया है, सेशन के 40 दिन पहले तक, अब यहाँ पर डेट फिक्स हो गई है कि यहाँ पर सेशन आने वाला है, उसके 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद तक वहाँ पर उन्हें अरेस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये कौन सा प्रावधान में, सिर्फ सिविल केसेस जो होती हैं उसमें, अगर क्रिमिनल, अगर किसी का मर्डर ही कर दिया तो भाई 40-40 दिन यहाँ पर नहीं होते हैं, सीधा पकड़ के लेके जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सिविल केसेस में होते हैं, क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिए। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है उसमें भी यहाँ पर लागू नहीं होता है, सिर्फ सिविल जो केसेस है उसमें लागू होता है।
तो यहाँ पर अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ओनली, तो यहाँ पर जहाँ भी हमको ओनली दिखता है हमारा ये एक कन्वेंशन बना हुआ है। जैसे कि एक कमेंट में अभी मुझे एक डाउट पूछा गया था कि स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी के ही होते हैं क्या? तो ये एक कन्वेंशन बना हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी के ही रहेंगे। ये कन्वेंशन बना हुआ है, एक रीति रिवाज बना हुआ है कि स्पीकर जो है ये हमेशा रूलिंग पार्टी के रहेंगे और जो डिप्टी स्पीकर है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी के रहेंगे। ऐसा रीति रिवाज बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी के भी बन जाए। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा एक कन्वेंशन, ऐसे एक रीति रिवाज बनी हुई है कि जहाँ हमको ओनली दिखता है वहाँ हम सीधा वो स्टेटमेंट गलत कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ ऐसा आता है कि प्रिविलेज जो है वो अवेलेबल है ओनली इन सिविल केसेस, जो ये प्रिविलेज दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट सही रहेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उन्हें, अगर वो पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट में जाकर कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, जो बोलेंगे वहाँ उन्हें कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, कोई भी केस वेस करेगा नहीं। उसके बाद जूरी सर्विस जो होती हैं, जैसे एविडेंसेस अपीयर करना, विटनेस इन द केस ऑफ पेंडिंग इन कोर्ट व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में है, अगर वहाँ पर मोदी जी को बोला जाता है कि आप चलिए हमारे साथ, वहाँ पर आपको विटनेस बनना है, तो बोलेंगे मित्रों नहीं, तो वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक जूरी सर्विस भी उन्हें मिली हुई, ये इंडिविजुअल प्रिविलेज है, मतलब खुद का इंडिविजुअल है, खुद बोल सकते हैं नहीं आना है करके। अगर कोई भी इसका एडवांटेज लेता है तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहा जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेज, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें से कौन सा है? 1 and 3, 145, 135, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जवाब है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इस तरीके से बताने के बजाय कि इतने सारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के सोर्सेस हैं, मैंने क्वेश्चन ही बना दिया इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है हमारे प्रिविलेजेस के बारे में। जो लॉज मेड किया है पार्लियामेंट ने उसके तहत भी यहाँ पर सोर्सेस है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के। रूल जो बनाए हुए हैं दोनों हाउसेस ने, कन्वेंशन जैसे रीति रिवाज बना हुआ है उस तरीके से कन्वेंशन भी जो है वो भी है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भी यहाँ पर प्रिविलेजेस जो है वो मिले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर सोवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए जो पार्लियामेंट है वो सोवर्न है या नहीं है। हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो सोवर्न है, हमारा जो भारत है ये तो सोवर्न है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो सोवर्न है। अब यहाँ पर अगर आप इंग्लैंड में देखोगे तो ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो एकदम सोवर्न है। सोवर्न मतलब क्या होता है? सुप्रीम। वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता पार्लियामेंट को, मतलब वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो रिटर्न है ही नहीं। उस वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो पार्लियामेंट बोलेगी वही वहाँ पर लॉ रहेगा, मतलब जो मैं बोलूँगी वही मेरा शासन। तो इस तरीके से वहाँ पर काम होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में सोवर्निटी जो है पार्लियामेंट की ब्रिटेन के जैसी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, जिससे कि जो पार्लियामेंट है वो अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर सकती है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू की जो सिस्टम है वो भी वहाँ पर नहीं दी हुई है। जुडिशियल रिव्यू भी वहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर कोई लॉ लाते हैं पार्लियामेंट तो वो जो लॉ है वही शासन रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भारत में नहीं होता है। भारत में क्या है, एक तो रिटर्न नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर रिटर्न नेचर नहीं है, यहाँ पर रिटर्न नेचर है। रिटर्न नेचर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा संविधान है ये यहाँ पर सुप्रीम हो जाता है। संविधान के अगेंस्ट में कोई जा नहीं सकता है। संविधान को यहाँ पर चेंज करना है तो काफ़ी प्रोसेस है, जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकती है, स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड हो सकती है, और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, उससे अमेंड हो सकती है हमारी संविधान। तब जाके वो नया लॉ आएगा, उसके बाद उसके तहत यहाँ पर काम शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकती है। तो ये हो गया रिटर्न नेचर, जो कि यहाँ पर सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसे रिस्ट्रिक्ट करता है, इसकी बात हो रही है, जो ब्रिटेन में नहीं होता है। उसके बाद फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम है मतलब यहाँ पर जो सेंटर है और यहाँ पर स्टेट है, तो सेंटर जो है उसे भी अपने अपने लॉज बने हुए हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट पर कौन लॉ बनाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी। यूनियन लिस्ट पर कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट पर कौन बनाएगा, दोनों बना सकती है। तो इस तरीके से लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर अपने जो चीज़ें हैं वो बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट पे भी लॉ बना रही है। जो ब्रिटेन है उसमें ऐसा कोई फंडा है ही नहीं। ब्रिटेन में यूनिटरी फीचर है, मतलब जो सेंटर है वही यहाँ पर स्टेट के लिए भी जो लॉ है वो बनाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है, सोवर्न होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्टेट है वो भी यहाँ पर उतना ही उसको राइट मिला हुआ है। तो पार्लियामेंट जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होता है, उसकी जो पावर्स है वो, मतलब पार्लियामेंट यहाँ पर हम सुप्रीम नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो ब्रिटेन है वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की सिस्टम ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की सिस्टम है। अब जैसे 99 जो अमेंडमेंट लाया गया था,
कि 99 अमेंडमेंट में बोला गया था कि एक स्पेशल जो एक पूरा ग्रुप रखा जाएगा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होती है उसके लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से जुडिशियल रिव्यू के तहत खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू जो है वो होता ही नहीं है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने लॉ लेके आ गई, मतलब उसके अगेंस्ट में उसके बाहर कोई नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम आ गई। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर ऐसे राइट्स हैं हमें दिए हुए, वो फंडामेंटल है हमारे लिए। मतलब अगर स्टेट उसके अगेंस्ट में जाता है, स्टेट अगर हमारे अगेंस्ट में डिस्टिंग्विश करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है उसके ऊपर। वो ऐसा लॉ नहीं ला सकती है कि आज से सिर्फ जो हिंदू है सिर्फ वही यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, क्योंकि ये जो है हमारे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में है, बराबर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर वो। तो इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हर इंसान जो है, हर इंसान यहाँ पर इंडियन है, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो एक भारतीय नागरिक है। और भारतीय नागरिक होने के नाते उसे सारे हक है, भले ही वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, सारे हक वो उपभोग कर सकता है। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पर काफ़ी फंडामेंटल राइट्स है, वो हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में पूरी तरीके से कवर किया है। रिलीजन के भी राइट्स है, उसके बाद जो एजुकेशन है उसके भी राइट्स है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की भी राइट्स है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके भी राइट्स है, इंटचेबिलिटी के राइट्स है। तो इस तरीके से काफ़ी राइट्स दिए हुए हैं जिसके अगेंस्ट में जो पार्लियामेंट है वो भी नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा हमें ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पार्लियामेंट जो है उसकी सोवरनिटी पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो हम सोवरन बोल सकते हैं, पूरी तरीके से सुप्रीम बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है और यहाँ पर सोवरनिटी जो है वो नहीं आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव रोल क्या होता है पार्लियामेंट का, कि जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो दी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट पे तो लॉज बनाती ही है, कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है दोनों बना सकते हैं। अब स्टेट लिस्ट जो होती है, स्टेट लिस्ट में भी ऐसे प्रावधान है कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है। वो कब बना सकती है, जैसा हमने देखा है स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने के लिए जो राज्यसभा है उसको स्पेशल पावर मिली हुई है। तो राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करता है तब जाकर जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। उसके बाद अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो तब तो यूनिटरी फीचर आ जाता है, जो हमारा फेडरल फीचर है वो कन्वर्ट होकर यूनिटरी फीचर हो जाता है। वो हमने इमरजेंसी चैप्टर में देखा हुआ है डिटेल में। तो अब उसके बाद जो यूनियन है वो यहाँ पर लॉज बना सकती है, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिलके अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि यहाँ पर लॉज बनाइए, जैसे अगर पानी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में ये जो टॉपिक है ये देखा हुआ है डिटेल में। तो ये देखिए सब रिवीजन हो रही है अभी आपकी, जितना भी हमने देखा हुआ है ये रिवीजन है। उसके बाद जॉइंट रिक्वेस्ट अगर करते हैं पार्लियामेंट को तब जाके लॉज बना सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल अग्रीमेंट या फिर ट्रीटीज़ या फिर कन्वेंशन जब होते हैं तब भी। ऐसा नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया था जब सेंटर स्टेट रिलेशन हम बढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि अगर मोदी जी है, अगर उन्हें महाराष्ट्र में किसी ट्रीटी का यहाँ पर करना है तो महाराष्ट्र के जो फडणवीस साहब है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनसे भी नहीं पूछेंगे कि हम ये करें या ना करें, सीधा वो ट्रीटी जो है, वो अग्रीमेंट जो है वो लागू कर देंगे। तो ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिली हुई है। या फिर प्रेसिडेंशियल रूल जब ऑपरेशन में होता है तब भी एक यूनिटरी फीचर जैसा हो जाता है, वो स्टेट के लिए ही सिर्फ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मतलब पार्लियामेंट जो है वो स्टेट पे भी लॉज बना सकती है। तो एक लेजिस्लेटिव इस तरीके से उन्हें पावर जो है वो मिली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर पे। अब एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किस तरीके की होती है, तो एग्जीक्यूटिव पावर मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मतलब जो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लेके आना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मतलब कैसे, कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स करते हैं, वो हमने पिछले पार्ट्स में देखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पास नहीं कर देंगे मोशन ऑफ थैंक्स। अगर पास नहीं होता है तो सरकार को जो है वो राजीनामा देना पड़ता है। उसके बाद मनी बिल जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। मनी बिल अगर रिजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी जो सरकार है उसको रेसिग्नेशन जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद सेंशर मोशन या फिर एडजर्नमेंट मोशन अगर पास करते हैं तो उस तरीके से भी वो जो अपनी एक हताशा है, अपनी जो एक मतलब अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अपनी जो भावनाएं हैं व्यक्त कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट को डिफीट करना विटल इश्यूज़ पे, या फिर कट मोशन जो है वो यहाँ पर इशू कर देना। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इससे हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो एक मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सपोर्ट करता है कॉन्फिडेंस। जब तक वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर उनकी यहाँ पर चलेगी।
बराबर है। कब तक ये, तब तक नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं आते, मतलब 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ पर जो बीजेपी है उनकी यहाँ पर मेजोरिटी है। तो इस तरीके से जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, पार्लियामेंट्री एक उन्हें एक एडवांटेज मिलता है, वो सब इन्हें मिलेगा कि अपना जो बिल है वो पास हो रहा है, या फिर एक मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो रिजेक्ट नहीं हो पा रहा है, मनी बिल जो है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी मेजोरिटी है। तो इस तरीके से एक एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी आती है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शनिंग जो है, फाइनेंशियल फंक्शनिंग भी आती है। फाइनेंशियल फंक्शनिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टैक्स जो है वो लेवी करना, कलेक्ट करना, एक्सपेंडिचर, ये सब जो है ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। हमने देखा है कि एक जो हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, मतलब सरकारी तिजोरी है, उसमें से अगर पैसा बाहर निकालना है तो ऑब्वियस है कि पार्लियामेंट जो है उसकी अनुमति यहाँ पर लगती है। बराबर है। उसके बाद जो भी पैसा हो, मतलब बजटरी कंट्रोल हो, उसके बाद जो टैक्सेस का पैसा कलेक्ट होता हो, जो भी हो, फिर ग्रांट्स हो, जो कुछ भी देना है स्टेट को, कितना पैसा देना है, तो ये सब क्या है, ये सब पार्लियामेंट जो है वो अपने अपने हक के यहाँ पर करती है। उसके बाद जो उसके बाद कंटिजेंसी फंड जो होता है, जो अनफोर्सिन जो भी इवेंट आते हैं उसके लिए जो लाया जाता है, उसको भी अगर रिफिल करना है तो कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, उसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो फाइनेंशियल पावर भी जो है यहाँ पर एंजॉय करती है। फिर कॉन्स्टिट्यूंट पावर होती है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूंट पावर मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी वो अमेंड की जा सकती है। बराबर है। अमेंड किस तरीके से की जा सकती है? 3 तरीके से की जा सकती है। अब अगर कोई स्पेशल हो, मतलब सिर्फ टेरिटोरियल कोई चेंजेस करना हो, स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है। उसके बाद अगर कोई अच्छे पुख्ते, अगर मतलब कोई चेंजेस लाने हैं, पुख्ते चेंजेस लाने हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि मतलब स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या है, पहले हाफ जितनी भी स्ट्रेंथ है 50% से ज़्यादा लगेगी टोटल स्ट्रेंथ के। उसके बाद 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। और अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जीएसटी जो है वो फेडरल भी चेंजेस ला रहा था, तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन भी लगेगा। तो इस तरीके से 3 चीज़ों की वजह से वो जो है चेंजेस ला सकते हैं पार्लियामेंट में, जो भी चेंजेस है वो ला सकते हैं। और लेकिन बेसिक फीचर जो है वो अमेंड नहीं कर सकता है। वो हमने ऑलरेडी बेसिक फीचर जब चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा है। उसके बाद आता है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर मतलब क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट जो है उन्हें इम्पीच कर सकती हैं 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से। वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिमूव कर सकती है, मतलब यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस जो है वो भी कर सकती है। उसके बाद पनिश कर सकती है मेंबर को अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया जुडिशियल फंक्शनिंग। उसके बाद आता है इलेक्टोरल का। इलेक्टोरल पावर में क्या होता है, जो भी इलेक्शन है प्रेसिडेंट के या फिर वाइस प्रेसिडेंट के, वो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर लाए जाते हैं। स्पीकर हो, स्पीकर जो है उनमें से ही चुना जाता है, तो उनके भी इलेक्शन होते हैं। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन के राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्टोरल जो एक पावर है पार्लियामेंट को, वो भी यहाँ पर मिली हुई है। उसके बाद अदर पावर भी आते हैं यहाँ पर, जैसे हाईएस्ट डिलिबरेटिव बॉडी है ये कंट्री की। बराबर है, एकदम हाईएस्ट डिलिबरेटिव बॉडी है। अगर कोई भी यहाँ पर डिस्कशन करना है, कोई भी बड़े अगर यहाँ पर लॉज लाना है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो सक्षम है। उसके बाद तीनों टाइप की जो इमरजेंसीज है, नेशनल हो, स्टेट हो या फिर फाइनेंशियल हो, तो यहाँ पर वो अप्रूव करती है। उसके बाद यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो 8 स्टेट जो है, 8 स्टेट्स उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। उसका मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो में, जैसे तू भी मजा कर, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पर है। तो क्योंकि पूछते हैं तो ये भी जो है क्रिएट करना, एबॉलिश करना, ये भी पार्लियामेंट जो है उसके हाथ में होता है। उसके बाद एरियाज़ जो है अल्टर करना, बाउंड्री इंक्रीज़ करना कोई स्टेट की, तो वो भी स्टेट को अलग करना, ये भी यहाँ पर इनके पास में होता है। यहाँ पर जितने भी मल्टीफंक्शनल रोल है पार्लियामेंट के, वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। और यहाँ पर कहीं इनइफेक्टिवनेस भी है पार्लियामेंट का। जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अच्छे तरीके से नहीं है, तो उस तरीके से अपोजिशन जो है पार्लियामेंट को मिलता नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है वो अपने आप ही पास कर देती है बिल को। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो भी मतलब एक एक्सपर्टीज़ होते हैं वहाँ पर, तो एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे नहीं है, तो उस वजह से जो भी लॉज ला रहे हैं वो सही है या नहीं है उस तरीके से हम बता नहीं सकते हैं। जो भी ग्रांट्स यहाँ पर इशू होते हैं, ग्रांट्स भी प्रॉपरली पता नहीं चलता है पार्लियामेंट को किस तरीके से ग्रांट्स प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से जैसे इनइफेक्टिवनेस हमने पंचायती राज में देखा था, उस तरीके से हमें पार्लियामेंट का भी जो इनइफेक्टिवनेस जो है वो देखने को मिलता है। बहुत लार्ज साइज़ है पार्लियामेंट का, तो वो लार्ज साइज़ होने की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा पैदा होते हैं। इस तरीके से इफेक्टिवनेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। अब मेजोरिटी सपोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही मिलता है, इसलिए वो इफेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे अभी आप देखोगे तो अपोजिशन जो है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो भी मेजोरिटी है, जैसे हमने देखा फाइनेंस बिल जो है वो
वो 30 मिनट्स में पास कर दिया गया। मतलब 288 अमेंडमेंट्स अगर आप देखोगे तो इतने सारे अमेंडमेंट बिना चर्चा के 30 मिनट में सीधा पास कर दिया गया। तो इस तरीके से इफेक्टिव क्रिटिसिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी जो इनइफेक्टिवनेस है पार्लियामेंट का वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, पार्लियामेंट चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। पार्लियामेंट जो इतना बड़ा चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया है, अच्छे से कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है शेयर ज़रूर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद।